हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ की कुछ ऐसी आधारभूत और मौलिक प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे जिससे संबंधित लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। हमें दोस्तों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और जो 4 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होती है उनका हमें गुणनफल बताना है। तो दोस्तों 5 अंकों की सबसे जो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो हम 5 बार 9 लिख देंगे। 5 बार 9 हम लिख देंगे। ये दोस्तों 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी, यानी ये संख्या बनेगी 99,999। ये संख्या दोस्तों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। यदि दोस्तों 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 6 बार हम 9 लिख देंगे। यदि हमें 10 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो हम 10 बार 9 लिख देंगे। और दोस्तों इसमें से हमें अब क्या करना है कि 4 अंकों की जो छोटी से छोटी जो संख्या है उसका हमें इसके साथ गुणा करनी है, यानी इसका हमें गुणनफल बताना है। तो दोस्तों 4 अंकों की छोटी से छोटी जो संख्या होगी अपनी वो होगी, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे और बाद में जितने भी अंक बचते हैं उतनी हम 0 लिख देंगे, यानी 3 इसके अंदर हम 0 लिख देंगे। ये दोस्तों हमारी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन गई। ये दोस्तों हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और ये 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है। तो दोस्तों इसकी हम गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें 3 0 दिखाई दे रही है। 3 0 हमें दिखाई दे रही है तो इसके आगे हम 3 0 लगा देंगे। ये जो संख्या है अपनी 99,999, इसके आगे हम 3 0 लगा देंगे। ये दोस्तों अपना 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का गुणनफल आ जाएगा। तो ये दोस्तों इसका उत्तर होगा। हमें इस क्वेश्चन में 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई थी, वो संख्या थी दोस्तों हम 5 बार 9 लिख देंगे। और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी गई थी उसमें दोस्तों हम 1 तो सबसे पहले लिखेंगे। 1 लिखने के बाद में जितने भी अंक बचते हैं उतनी हम 0 लगा देंगे। तो दोस्तों 3 अंक बाद में और बचते हैं उतनी हम 0 लगा देंगे। तो ये दोस्तों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। तो दोस्तों दोनों का गुणनफल पूछा है तो हमने इसकी गुणा कर दी तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। यानी हम जितनी 1 के बाद में 0 है उतनी 0 हम ये संख्या के बाद में लगा देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों अपना जो अगला जो प्रश्न है वो है, यदि 5 दर्जन केलों का मूल्य 9 रुपये हो तो 20 किलो का मूल्य क्या होगा। ये दोस्तों इसमें हमें जो केलों का मूल्य ज्ञात करना है कि 5 जो दर्जन केले हैं उनका मूल्य 9 रुपये है, यानी 5 दर्जन केलों का मूल्य 9 रुपये है। हमें 20 किलो का मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें पता है कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो दोस्तों 5 दर्जन में 60 केले हो गए। तो 60 किलो का मूल्य 9 रुपये दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हमें 20 किलो का मूल्य निकालना है कि 5 दर्जन केलों का मूल्य 9 रुपये है और हमें 20 किलो का मूल्य निकालना है। तो दोस्तों 5 दर्जन केलों में 60 केले होते हैं, तो दोस्तों 60 किलो का मूल्य हुआ 9 रुपये और अब हमें 20 किलो का मूल्य निकालना है। तो दोस्तों हम अब 1 केले का मूल्य निकाल लेंगे। 1 केले का मूल्य निकालने के लिए इसके बटे में हम इसको कर देंगे कि 9/60। अब हमें 20 किलो का मूल्य निकालना है तो 20 को हमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 को हमें इसे गुणा कर देंगे। तो अब हम दोस्तों इसको काटते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3, यानी 3 रुपये। 3 रुपये अपना उत्तर आ जाएगा। दोस्तों यदि हम इसको और भी शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हो कि हमें निकालना क्या है, इसके अंदर निकालना है, हमें मूल्य निकालना है। तो दोस्तों हमें मूल्य जो दिया हुआ है उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे। ये मूल्य हमें 60 किलो का दिया हुआ है, हमें 20 का निकालना है। तो दोस्तों हम इसको सीधा ऐसे कर सकते हैं, इसका 3 हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी इतना लंबा ना करके आप सीधा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि इसके अंदर हमें निकालना क्या है, हमें इसके अंदर मूल्य निकालना है। तो दोस्तों मूल्य को हमें ऊपर रखना है।
मूल्य को हमने ऊपर रखा क्योंकि हमें 9 रुपये मूल्य दिया हुआ है और ये 9 रुपये 60 किलो का मूल्य है, हमें 20 का निकालना है तो हम 20 से गुणा कर देंगे, अपना कितना आ जाएगा 3 रुपये, यानी 20 किलो का मूल्य 3 रुपये होगा। यदि दोस्तों हम इस उत्तर को अच्छे से देखें तो 60 किलो का मूल्य 9 रुपये दिया हुआ है तो 20 किलो का मूल्य 3 रुपये होगा। इसको दोस्तों एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ जो और भी इससे भी ज़्यादा आसान है। देखो दोस्तों, यहाँ पे 60 किलो का मूल्य 9 रुपये है, हमें 20 किलो का मूल्य पूछा है, तो दोस्तों ये 20 60 के 3 गुना कम है, कि 3 गुना कम है क्योंकि 20 दिया 60 है, तो दोस्तों ये जो 20 है ये 60 के 3 गुना कम है, तो यहाँ पर भी हम 3 गुना कम कर देंगे, 9 का 3 गुना कम करेंगे तो 3 ही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों इसको आप इस तरीके से भी इसको आप हल कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आप इस तरीके से भी करना चाहे तो इस तरीके भी से भी ये सवाल हल हो सकता है कि हमें सबसे ऊपर मूल्य को रखना है, 60 किलो का मूल्य 9 रुपये है, 20 का निकालना है, 20 से गुणा कर देंगे, 3 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों अपना जो अगला जो क्वेश्चन आता है वो है दोस्तों, राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है, राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है और श्याम मोहन से 3 वर्ष छोटा है। यदि राम की आयु 30 वर्ष है तो मोहन की आयु क्या है? दोस्तों इसके अंदर हमें मोहन की आयु ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसके अंदर राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है, राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। ये राम श्याम और मोहन, राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है और राम की आयु हमें 30 वर्ष दी हुई है और जो राम है ये श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। तो दोस्तों श्याम की उम्र हो गई 25 वर्ष, क्योंकि इसकी हमें इसकी 30 दी हुई है जो कि श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। तो दोस्तों श्याम की उम्र 25 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि यदि राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है तो श्याम राम से 5 वर्ष छोटा होगा। तो दोस्तों इसलिए इसकी उम्र 25 वर्ष हो जाएगी। अब दोस्तों इसने ये बोला है कि श्याम मोहन से 3 वर्ष छोटा है, श्याम मोहन से 3 वर्ष छोटा है। तो दोस्तों इसका मतलब कि मोहन 3 वर्ष बड़ा है तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष। तो ये दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कि मोहन 28 वर्ष का है। इसने दोस्तों इसको हम एक बार और करते हैं कि राम की उम्र हमें 30 वर्ष दी हुई है और ये बोला है कि राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि राम 5 वर्ष बड़ा है तो श्याम 5 वर्ष छोटा हुआ, श्याम 5 वर्ष छोटा हुआ तो इसकी उम्र हो जाएगी, इसकी आयु हो जाएगी 25 वर्ष। और अब ये कहता है कि श्याम मोहन से 3 वर्ष छोटा है, 3 वर्ष छोटा है। इसका मतलब क्या है कि मोहन 3 वर्ष बड़ा है तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष। इसमें हम 3 को ऐड कर देंगे तो मोहन की उम्र 28 वर्ष हो जाएगी। अब आगे दोस्तों अपना जो अगला प्रश्न है वो है, यदि संदीप नरेश और सुरेश का दैनिक वेतन 200 रुपये है, यदि संदीप और सुरेश का दैनिक वेतन 150 रुपये है तथा नरेश और सुरेश का दैनिक वेतन 100 रुपये है तो सुरेश का दैनिक वेतन कितने रुपये है? तो दोस्तों इसमें हमें सुरेश का दैनिक वेतन निकालना है। तो दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले ये जो 3 व्यक्ति दिए हुए हैं इनके नाम हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। जैसे एक संदीप हमें दिया हुआ है, संदीप दिया हुआ है, दूसरा हमें नरेश दिया हुआ है और तीसरा हमें सुरेश दिया हुआ है। इन जो तीनों व्यक्तियों की जो दैनिक वेतन है वो दोस्तों हमें 200 रुपये दिया हुआ है, वो हमें 200 रुपये दिया हुआ है। और इसने बोला है कि जो संदीप और सुरेश है इनका जो दैनिक वेतन है वो 150 रुपये है, वो 150 रुपये है। अब दोस्तों ये बात समझने वाली है कि जब इन सभी का यानी इन जो तीनों व्यक्तियों का जो टोटल जो दैनिक वेतन है वो 200 रुपये है, इसमें से संदीप और सुरेश का 150 रुपये है, तो जो बाकी बचा वो किसका हुआ? जो बाकी बचा वो नरेश का हुआ। तो नरेश का कितना हो गया? 50 रुपये, क्योंकि दोस्तों इन सभी का वेतन 200 रुपये है, इसमें से संदीप और सुरेश का वेतन 150 रुपये है। तो दोस्तों जो बाकी बच गया
यानी इन जो सभी में जो तीनों में से यदि हम संदीप का और सुरेश का वेतन यदि हम लेस कर दें तो बाकी किसका बचेगा, नरेश का बच जाएगा। तो दोस्तों इनका जो तीनों का जो वेतन है वो 200 रुपये है, इसमें संदीप और सुरेश का वेतन 150 रुपये है, जो बाकी बचेगा वो नरेश का 50 रुपये बच गया, वो 50 रुपये बच गया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें नरेश और सुरेश है इनका वेतन हमें 100 रुपये दिया हुआ है, 100 रुपये दिया हुआ है। जो नरेश और सुरेश का वेतन है वो 100 रुपये दिया हुआ है। तो इसके अंदर हमें सुरेश का वेतन ज्ञात करना है, तो दोस्तों हमें पता है जब इन दोनों का 100 रुपये है, इसमें से नरेश का 50 रुपये है तो सुरेश का कितना होगा, सुरेश का 50 रुपये होगा। तो दोस्तों इसका 50 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, यानी सुरेश का जो वेतन है वो 50 रुपये है। तो दोस्तों इसको हम यदि एक बार और देखते हैं इस सवाल को, तो इसमें संदीप, नरेश और सुरेश, इसमें 3 व्यक्ति दिए हुए हैं, संदीप, नरेश और सुरेश। इन जो तीनों की जो दैनिक वेतन है वो दोस्तों 200 रुपये है। इसमें से संदीप और सुरेश का दैनिक वेतन 150 रुपये है, जो बाकी बचा 50 रुपये वो नरेश का है। अब हमें नरेश और सुरेश का वेतन 100 रुपये दिया हुआ है, 100 रुपये इनका दैनिक वेतन दिया हुआ है। हमें पता है दोस्तों इन 100 रुपये में से नरेश के 50 रुपये है, तो बाकी बचे 50 रुपये वो किसके होंगे, सुरेश के हो जाएंगे। सुरेश का कितना होगा, 50 रुपये। ये दोस्तों इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों फिर भी कोई डाउट है, आपको फिर भी कुछ बात पूछनी हो, कुछ इस विषय में कोई भी आपके दिमाग में प्रश्न हो, तो दोस्तों आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। दोस्तों अपना जो आज का जो अगला प्रश्न है वो है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, 2 संख्याओं का योग 97 तथा अंतर 37 है, तो दोनों संख्याओं की हमें गुणा ज्ञात करनी है। 2 संख्याओं का योग 97 और उनका अंतर 37 है, यानी 2 संख्याएं हैं। इनमें दोस्तों मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इनका योग हमें 97 दिया हुआ है, और इनका जो अंतर है, इनका अंतर दिया हुआ है 37। इनकी जो 2 संख्याएं हैं x और y, इनका हमें गुणनफल निकालना है, इनकी हमें आपस में गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो दोस्तों इस जो क्वेश्चन के अंदर ये बातें हमें दी हुई है, और ये हमने यहाँ पर लिख ली कि 2 संख्याएं हमने मानी, एक x दूसरी y, इनका योग यानी इनका जोड़ दिया हुआ है 97, इनका अंतर यानी इनका जो अंतर यानी इनमें से एक संख्या में दूसरी संख्या को यदि हम घटाएं तो अंतर आ जाएगा, और वो दिया हुआ है हमें 37। और इसमें दोस्तों अब हम इसको हल करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। y आपस में कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों x और x दोनों प्लस के हैं, इसको हम जोड़ते हैं तो 2x हो जाएगा। तो 97 और 37 इनको हम जोड़ते हैं तो इनका जोड़ 134 आ जाएगा, 134 आ जाएगा। अब हम दोस्तों x का मान निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, तो 134 2 इस साइड में मल्टीप्लाई में है, उस साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 67, यानी 67 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये दोस्तों 67 पर कट जाएगा। अब दोस्तों हमें x की वैल्यू आ गई, यानी हमें एक संख्या पता चल गई। अब हमें दूसरी संख्या भी निकालनी होगी, और दूसरी संख्या निकालने के बाद हम उनकी आपस में गुणा कर देंगे तो वो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों इस 67 को हम इसमें भी रख सकते हैं और इसके अंदर भी हम रख सकते हैं, इनमें से आप किसी में भी रख सकते हो। जैसे दोस्तों हम इसके अंदर रखते हैं x प्लस में y बराबर में 97, और इसमें हम x की वैल्यू 67 रखते हैं, तो इसमें हमें y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो x की जगह हमने 67 रखा, y का y, और उस साइड में हमारा 97 है। अब हमें y को इसी साइड में रखेंगे, क्योंकि y का हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 67 को हम उस साइड में लेके जाएंगे, उस साइड में से पहले से मौजूद 97 है, और 67 इस साइड में आके ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इस साइड में प्लस में, उस साइड में जाके माइनस में हो जाएगा। तो y की वैल्यू अपने पास 30 आ जाएगी, यानी 30 आ जाएगी। अब दोस्तों हमें दोनों संख्याएं ज्ञात हो चुकी है, x और y। दोनों संख्याएं ज्ञात होने के बाद में हम इनके आपस में गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद में हमारा उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों यदि हम इन दोनों की गुणा करते हैं तो दोस्तों इनकी गुणा कितनी आ जाएगी देखते हैं। 3 की 7 के साथ करेंगे तो 21 का 1 ऊपर कैरी 2 लगी, और
हम 3 की 6 की करेंगे तो 18, 18 और 2 20 और 0 की 0। तो दोस्तों 2010 इसका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं हैं, उनका योग हमें 97 दिया हुआ है, तो दोनों का हमने योग कर दिया 97, और दोनों का अंतर हमें 37 दिया हुआ है, तो दोनों का अंतर हमने 37 कर दिया। अब हमने y आपस में कट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो x और x, दो x, इसका हमने ऐड किया क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, ये 134 आ गया। x की वैल्यू माने हमने 67 निकाल ली। अब दोस्तों x की वैल्यू हम इसमें भी रख सकते हैं और इसके अंदर भी हम रख सकते हैं। हमने इसके अंदर रखी तो हमारा y का वैल्यू आ गया 30 यानी 30। अब हमने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों की गुणा कर दी, जो अपना उत्तर होगा वो अपनी कितनी आई, 2010, ये अपना उत्तर आ गया। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना जो अगला प्रश्न है वो है, यदि किसी संख्या का 3 गुना और उसी संख्या का 2 गुना मिलकर 100 हो जाता है तो वह संख्या क्या है। यदि किसी संख्या का 3 गुना, दोस्तों वो संख्या हम x मान लेते हैं क्योंकि वो संख्या हमें पता नहीं है, तो वो हम x मान लेते हैं। इस संख्या का 3 गुना और इसी संख्या का 2 गुना, ये दोनों मिलकर 100 हो जाते हैं, तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। यानी x हमने संख्या मानी, इसका हम 3 गुना करेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे यानी 3x आ गया। इसका हम 2 से गुणा करेंगे यानी हम इसको दोगुना करेंगे तो 2x आ गया। दोनों मिलकर यानी दोनों ऐड होकर 100 हो जाते हैं। अब हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों 3x और 2x 5x बराबर में 100। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। इस साइड में 100 है और ये 5 इस साइड में मल्टीप्लाई में, उस साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 x की वैल्यू आ जाएगी। वो संख्या 20 है जिसका हम यदि 3 गुना और 2 गुना यदि हम करेंगे तो वो 100 हो जाएगा। इसको हम दोस्तों इसका हम देख भी सकते हैं कि देखो, जैसे कि हम इसका 3 गुना करेंगे तो 60 और 2 गुना करेंगे तो 40, दोनों मिलकर 100 हो जाती है। और यही बात इसने पूछ रखी है कि किसी संख्या का 3 गुना और 2 गुना मिलकर 100 हो जाते हैं, वह संख्या कितनी आएगी, 20। वो संख्या हमारी 20 आ जाएगी। अब दोस्तों अपना जो अगला प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, और वो अपना प्रश्न है, किसी भवन सभा में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या 310 है। यदि पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या मिलकर 220 तथा बालकों एवं महिलाओं की संख्या 265 हो तो सभा भवन में कुल महिलाएं कितनी थी। दोस्तों इसमें जो कुल व्यक्ति दिए हैं वो 310 दिए हुए हैं। पुरुषों और महिलाओं की संख्या 220 दे रखी है, बालकों और महिलाओं की संख्या 265 दे रखी है। तो हमें सभा भवन में कुल महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें हमें पता है कि जो टोटल संख्या है, जो पुरुषों की संख्या यानी मेल, फीमेल और चाइल्ड, ये हमें दिया हुआ है। मेल फीमेल की संख्या और जो चाइल्ड की संख्या हमें अलग अलग प्रकार से इसमें दे रखी है, लेकिन जो कुल व्यक्ति है यानी जो सभी की संख्या है वो हमें इसके अंदर दी हुई है 310। यानी जो इसमें कुल व्यक्ति बैठे हुए हैं वो 310 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो मेल फीमेल और जो बच्चे हैं उनकी संख्या 310 इसके अंदर हो गई। जो मेल और फीमेल जो कि पुरुष और महिलाएं दी हुई है वो हमें दी हुई है 220 दी हुई है। इस प्रकार दोस्तों हमारी जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, उनकी संख्या आ गई 90, जो 90 आ गई, क्योंकि टोटल इसमें 310 लोग बैठे हुए हैं। उनमें से महिलाएं और जो पुरुष है उनकी संख्या 220 है। जो बाकी बच गए, जो बाकी कितने बच गए, 90, वो संख्या बच्चों की आ गई। अब दोस्तों जो बच्चे हैं, जो कि महिलाएं हैं, बच्चे और जो महिलाएं हैं, इनकी संख्या हमें दी हुई है 265। इनकी संख्या हमें 265 दी हुई है। हमें पता है दोस्तों कि इनमें से जो कि महिलाएं और जो बच्चे हैं इनकी संख्या 265 है। इनमें से बच्चों की संख्या 90 है, बच्चों की संख्या 90 है, तो इसमें बाकी बच गई महिलाएं, वो संख्या आ जाएगी 175 महिलाएं उसके अंदर शामिल थी। ये दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको मैं आपको एक बार और समझा दूं कि जो इसमें कुल व्यक्ति है, एक सभा भवन है, एक भवन है, उसमें मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग के अंदर जो कुल व्यक्तियों की संख्या है वो संख्या दोस्तों 310 है। वो संख्या 310 है। इसमें से जो पुरुषों और महिलाओं की संख्या 220 है, तो बाकी बच गई बच्चों की संख्या, तो बच्चों की कितनी आ गई संख्या, 90।
यानी 90 बच्चे उसके अंदर बैठे हुए हैं। अब दोस्तों ये कहता है कि महिलाओं और बच्चों की संख्या 265 है, 265 है। तो इसमें 265 में हमें पता है दोस्तों बच्चों की संख्या 90 आई है, कि जो बच्चे हैं उनकी संख्या 90 है। तो बाकी बच गए वो हमारी जो कि महिलाओं की संख्या आ जाएगी, और वो 175 आई है। तो 175 महिलाओं की संख्या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अपने आज के जो क्वेश्चंस जो हमने करे दोस्तों। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी यदि आपके जो दिमाग में कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो, या अलग से कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, तो आप दोस्तों कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। दोस्तों ये आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।